मैं खुद को इस पल से दूर, बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ। दिमाग की नसें खिंच रही हैं। मुझे किसी अंधेरे कोने में छिपकर बैठना है, लेकिन उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? अभी तो उसे विदा करने की जिम्मेदारी बाकी है। रह रहकर अम्मा के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मंजू, अब तू ही संभाल इसे। आज से विदाई तक की जिम्मेदारी तेरी। उनकी बात सुन मेरे आंचल से खेल रही 4 साल की दम्मो ने मेरी तरफ देखा। तुम मुझे विदा करोगी भाभी? उसकी बड़ी बड़ी बोलती आंखों में चमक आ गई थी। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा तो वो खुश हो गई। ऐसी ही लाल साड़ी लाना मेरे लिए और सुंदर सी मेहंदी लगाना। अचानक करंट सा लगा। मैं दम्मो से किए अपने वादे को भूल कैसे गई। जल्दी से उठ अपनी अलमारी से उसकी विदाई के लिए सहेज कर रखी लाल साड़ी ढूंढने लगी। निचली हिस्से में सबसे पीछे रखी साड़ी को निकालकर हाथ में लिया तो फिर रुका नहीं गया। कलेजे से लगाकर फपक पड़ी। बहुत चाव से खरीदी थी अम्मा ने यह साड़ी दम्मो की शादी के लिए। कितना हंसी थी मैं कि अम्मा ने तो 4 साल की दम्मो की शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। तब कौन जानता था कि भविष्य की मुट्ठी में दम्मो के लिए क्या कैद है। यही एकांत में रो लेना चाहती हूँ। वो आंसू जिन्हें आज तक फर्ज के पीछे रोका हुआ था, जिसने दम्मो के सामने कभी आंखों तक आने की इजाजत नहीं दी थी, आज उन आंसुओं का बांध टूट सा गया था। मेरी दम्मो चली गई थी। माँ, आप इस तरह टूटोगी तो? कहती हुई नैना की आवाज भर्रा गई। मैंने उसके हाथ में साड़ी पकड़ा दी। देख नैना, सुबह इस साड़ी को पहना देना और मेहंदी लगा देना दम्मो के दोनों हाथों में। मेहंदी? दम्मो को बचपन से मेहंदी का बड़ा शौक था। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे मेहंदी लगाकर विदा करूंगी। बहू को बताते हुए मैंने खुद को बमुश्किल संभाला। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ नैना। नैना चली गई और मेरे मन में न जाने कितने दबे विचार सिर उठाने लगे। पिछले 1 हफ्ते से हम सब जानते थे कि दम्मो के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वह भी जानती थी। शायद तभी अपनी पथराई आंखों को एकटक मेरे चेहरे पर टिकाए रहती। मैं भी उसके पास से नहीं हटी थी। जाने क्या कहना चाहती थी, क्या था उसके मन में, कोई समझ नहीं पा रहा था। कल शाम जब मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, दम्मो, अगली बार मेरी बेटी बनकर आना, एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई थी उसके निर्जीव चेहरे पर। शायद यही सुनना चाहती थी। उसके बाद उसने आंखें नहीं खोली। आज जब धीरे धीरे नब्ज साथ छोड़ने लगी तो मैं घबरा गई। जानती थी कि वो जाएगी, लेकिन उस पर लग रहा था किसी तरह इसे रोक लो, कोई मेरी दम्मो को रोक ले। पिछले 30 वर्षों से मैं उसे संभाल रही थी, आगे भी संभाल लूंगी। बस दम्मो को जाने मत दो। जगत ने दम्मो के माथे पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। दम्मो, तेरे सारे कष्ट, सारे पूर्व कर्मों के लेख आज पूरे हो गए। जा बेटा, अब तू जा। और अगले ही पल उसकी कमजोर कलाई में फड़कती नब्ज शांत हो गई। शायद दम्मो जाने के लिए जगत की अनुमति चाह रही थी। दम्मो, दमयंती नाम था उसका, 3 भाइयों की छोटी लाडली बहन। मेरी शादी दम्मो के सबसे बड़े भाई जगत से हुई थी। शादी से पहले जब पता लगा कि ननद सिर्फ 3 साल की है तो मेरी बहनें चिढ़ाया करती, इतनी छोटी ननद है जीजी, गोदी में खिलाना। चलो अच्छा है, ननद वाला रोब न जमाएगी, लेकिन तेरे लिए जिम्मेदारी जरूर बनेगी। मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? वह उसके अम्मा बाबूजी भी तो हैं। तो फिर 2 भाभियां और भी तो आएंगी। अल्हड़ उम्र थी मेरी। जिम्मेदारी शब्द सुनते ही चिढ़ जाती। बस मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं इस बच्ची से दूरी बनाकर रखूंगी, क्योंकि मुझे किसी तरह की जिम्मेदारी में नहीं फंसना। यह मैं सोच ही रही थी, लेकिन विधि ने कुछ और ही सोचा हुआ था। फेरों के समय दम्मो आकर मुझसे बिल्कुल सट कर बैठ गई। घूंघट की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी और वह किसी तरह मेरा चेहरा देखने की लगातार कोशिश कर रही थी। कभी घूंघट के बाहर आंखें गड़ाती तो कभी घूंघट खींचती। उसकी इस कोशिश पर मुझे हंसी आ रही थी। ससुराल पहुंची
तब भी दम्मो मेरी साड़ी का छोर पकड़े मेरे साथ ही थी। एक कमरे में बैठा दिया गया मुझे और जैसे ही मेरा घूंघट ऊपर किया गया, दम्मो खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, देखो अम्मा तुमसे भी सुंदर है। उसकी इस बाल सुलभ हरकत पर न चाहते हुए भी मुझे प्यार आ गया। तब पहली बार उसे गौर से देखा। दूधिया रंग, बड़ी बड़ी बोलती आंखें और कंधे तक झूलते घुंघराले बाल। दम्मो के लिए जो पूर्वाग्रह मेरे मन में था, एक ही पल में जाता रहा। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इससे कौन दूर रह सकता है। फोन की घंटी से सोच का सिलसिला टूट गया। स्क्रीन पर छोटी देवरानी जया का नाम था। हाँ जया, 2 घंटे हो गए। बस खामोशी से चली गई हमारी दम्मो। सुबह किस टाइम तक आ जाओगे? उमेश भैया और रीना भी सुबह आएंगे। रात में ही निकलने को कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। जल्दीबाजी से क्या होगा, वह तो चली ही गई है। फोन कटने के बाद फिर अतीत में पहुंच गई। मेरे बाद दम्मो की 2 भाभियां आईं, रीना और जया। दोनों ही अच्छे स्वभाव की और सुलझी हुई, लेकिन दम्मो की जान मुझ में ही बसती थी। अम्मा ने दम्मो को पूरी तरह से मुझे सौंप दिया था। सारे हक दे दिए थे जो एक माँ के होते हैं, लाड प्यार, पढ़ाना, डांटना, सब। तितली सी दम्मो मेरी इर्द गिर्द इधर उधर घूमती रहती। घुंघराले बाल उलझ जाते तो किसी को हाथ न लगाने देती। तब मैं उसे बातों में लगाकर हौले से तेल लगाते हुए एक एक लट सुलझाती। दम्मो, अच्छे से पढ़ाई कर ले और गणित के सारे सवाल मुझसे समझ ले, फिर मैं चली जाऊंगी तो तुझे कौन समझाएगा। तुम कहाँ जाओगी भाभी? मायके जाना है मुझे 4 महीने के लिए। 4 महीने? क्यों भाभी, पहले तो इतने दिन के लिए कभी नहीं गई तुम। ओहो, कितने सवाल पूछती है ये लड़की। बताओ ना भाभी, तेरे लिए छोटा सा भतीजा या भतीजी लेने जाना है। अब खुश? सच्ची? फिर तो तुम जाओ, मैं पढ़ लूंगी और देखना इस बार सबसे अच्छे नंबर लाके दिखाऊंगी। दम्मो 7 साल की थी, पढ़ने में होशियार। सब कहते इसकी भाभी पढ़ाती है ना, इसीलिए इतनी होशियार है। लेकिन मेरी दम्मो थी ही अनोखी। चलती हूँ अम्मा। मायके जाते वक्त अम्मा का आशीर्वाद लिया। ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है। मन बेचैन था, शायद अनहोनी की दस्तक सुन रहा था। गाड़ी में बैठी तो धड़कन तेज हो गई। मैं गाड़ी से उतर गई। अम्मा जी, बहुत दिल घबरा रहा है। क्यों परेशान होती है बिटिया, सब अच्छा होगा। अम्मा को लगा कि मैं अपनी डिलीवरी को लेकर घबरा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। दम्मो का माथा चूमा। अम्मा, मेरी दम्मो का ख्याल रखना। पता नहीं क्यों ये शब्द मेरे मुंह से निकले। मायके में सब मेरा पूरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरा मन उस बच्ची की आंखों में अटका हुआ था। जाने क्या प्यार था हमारे बीच में। मैं उसे हर दिन याद करती। जगत को जब भी चिट्ठी भेजती तो दम्मो के बारे में जरूर पूछती। आज की तरह वीडियो कॉल करना संभव होता तो मैं पक्का दिन में कई बार उसे वीडियो कॉल करती। 1.5 महीने बाद नन्हा समर मेरी गोद में आ गया। पापा ने चिट्ठी की जगह फोन किया ताकि खुशखबरी पहुंचने में वक्त ना लगे। मेरी ससुराल में फोन नहीं था, इसीलिए पापा ने बस खबर करवा दी थी कि लड़का हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि इस खबर को सुन अगले ही दिन कोई ना कोई आएगा। काश दम्मो को भी ले आए। कितनी खुश होगी अपने छोटे से भतीजे को गोद में लेकर। अगले 1 हफ्ते तक ससुराल से ना कोई आया और ना ही किसी ने फोन किया। पापा को चिंता हुई तो उन्होंने दोबारा फोन किया। पता चला अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ पाया। करीब 15 दिनों बाद जगत आए। चेहरा बुझा था, मानो किसी गहरी समस्या से जूझ रहे हो। अम्मा कैसी है? ठीक है। और दम्मो? उसने आने की जिद की होगी। ले आते उसे, मैं भी मिल लेती उससे। मिल लेना, थोड़े दिनों की बात है, घर आ ही जाओगी। जगत की आवाज में बेचैनी थी। वे मुझसे आंखें चुरा रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है कि अम्मा की तबीयत को लेकर ज्यादा परेशान हो। 2 महीने बाद मैं ससुराल लौट रही थी। रास्ते भर जाने क्या क्या सोचती रही। अम्मा समर को देखकर खुश हो जाएंगी, बिल्कुल जगत पर गया है ना। और दम्मो, उसे तो खिलौना मिल जाएगा, सारे दिन गोद में लेकर घूमती फिरेगी। ऐसे तो हो गई उसकी पढ़ाई। ना समझा दूंगी। समर की वजह से नंबर कम आए तो खैर नहीं, वैसे समझदार है दम्मो।
मेरी हर बात मान लेती है। विचारों में खोए हुए कब घर आ गया पता ही नहीं चला। दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी। इन 4 महीनों में चेहरा बिल्कुल बदल सा गया था। उम्र 10 साल बढ़ गई थी। तबीयत खराब थी शायद इसीलिए। खैर अब मैं आ गई हूँ, अम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मा बाबूजी के पैर छू समर को उनकी गोद में थमा दिया। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। दिल धक्क से रह गया। सब ठीक तो है ना? दम्मो दम्मो कहीं नजर नहीं आ रही। अम्मा कहाँ है? मैंने बौखलाकर दम्मो को पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैं तेजी से घर के अंदर की ओर दौड़ी। अम्मा के कमरे में कदम रखा और जड़ हो गई। दम्मो बिस्तर पर पड़ी थी, पथराई हुई आंखें, तिरछा मुंह, शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। 4 महीने पहले जिस हंसती खेलती बच्ची को छोड़कर गई थी, आज वह जिंदा लाश बनी हुई थी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। माँ चाचा जी आ गए। समर की आवाज से मैं वर्तमान में लौटी। उठकर बाहर आई। सामने रीना थी। बिलखती हुई मुझसे लिपट गई। दीदी क्या कहकर आपको सांत्वना दूं? दम्मो हमारी ननद थी, लेकिन आपकी तो बेटी ही थी। उसकी देखभाल करने के लिए आपने तो दूसरी संतान के बारे में भी नहीं सोचा। रात के 2 बज रहे थे। रीना तुम तो सुबह आने वाले थे। फिर भाभी आपको इस हाल में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम? उमेश भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दुख तो हम सभी को था, उनकी भी तो छोटी बहन थी। मैंने इतने साल दम्मो की देखभाल की तो उमेश भैया और रीना ने अम्मा बाबूजी का ख्याल रखा। वहीं नरेश भैया और जया लगातार आर्थिक रूप से सहयोग करते रहे। बिना पूरे परिवार की मदद के यह लंबी तपस्या संभव नहीं थी। मुझे आज भी वह दिन याद है भाभी। आपके मायके गए 15 दिन हुए थे। दोपहर में अम्मा आराम कर रही थी और दम्मो पढ़ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली उसे खेलने के लिए बुलाने आई। दम्मो उसके साथ खेलने चली गई। दोनों केला खाती छत पर पहुंच गई। न जाने कहां से काल बनकर बंदरों का झुंड आ गया। वह लड़की केले फेंक भाग गई, लेकिन दम्मो ने केले फेंकने की जगह और कसकर पकड़ लिए। उन केलों के लिए बंदरों ने दम्मो को बुरी तरह खदेड़ा और छत पर जिस तरफ मुंडेर नहीं था, वहां से दम्मो सिर के बल आंगन में आ गिरी। बात पूरी करते करते उमेश की हिचकी बंध गई। दम्मो को तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले गए। उन्होंने दिल्ली रेफर कर दिया। बहुत मुश्किल वक्त था। तुम डिलीवरी के लिए मायके में थी। अम्मा सदमे में थी। बस हम तीनों भाई एक दूसरे को हौसला देते दम्मो को लेकर दिल्ली पहुंचे। सारे टेस्ट हुए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि दम्मो के दिमाग में गहरी चोट लगी है, जिस वजह से उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। वह पार्शियली पैरालाइज थी। जगत ने दम्मो के पार्थिव शरीर को देखते हुए कहा, हाँ अब शरीर ही तो रह गया था। वो जो कभी घर की रौनक थी, पूरे परिवार की जान थी, सिर्फ 7 साल की उम्र में जिंदा लाश बन गई थी और अगले 30 साल ऐसे ही बिस्तर पर रही। बहुत मुश्किल था हमारे लिए अपनी लाडली को इस तरह तिल तिल कर हर दिन मरते देखना। मैं रात दिन उसकी सेवा करती थी, हर संभव प्रयास करती रही जिससे उसे ठीक किया जा सके, लेकिन उसे ठीक नहीं होना था और नहीं हुई। उसकी पथराई आंखों में हर रोज कुछ सवाल तैरते थे, जैसे कह रही हो, क्यों भाभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस अबोले सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मंजू, नरेश और जया पहुंचने वाले हैं, तैयारी करो। खिड़की से बाहर देखा, आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। कैसी सुबह आई है आज। जगत हमारी दम्मो को ले जाने, दम्मो को ले जाने नहीं मंजू, उसे मुक्त करने। आज हमारी दम्मो सारे कष्टों से छूट गई है। हाँ सच्ची तो है, दम्मो 30 साल की सजा से मुक्त हो गई, फिर से लौटकर आने के लिए। बस इस बार आए तो खुश रहने के लिए आए, चहकने के लिए आए और लंबी व स्वस्थ उम्र लेकर आए। अनायास ही मेरे हाथ जुड़ गए और आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक कर गिर पड़े। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।